संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं आशिमा कौशल आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। नमस्कार सभी संगत को, गुरु जी को प्रणाम। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड विशाल कौशल, गुरु जी को बचपन से गुरु जी को उनने जलंधर में देखा है और मैंने गुरु जी को साल 2000 में दिल्ली में एम्पायर स्टेट में पहली बार देखा था। मैं और विशाल साल 2000 में ही मिले थे एंड मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी एंड विशाल अपना काम कर रहे थे जलंधर में। मैं बॉम्बे में रहती थी उस समय। और जब हम गुरुजी से पहली बार मिले तो मुझे पता नहीं था, कोई बहुत इंट्रोडक्शन मेरे को नहीं की दी थी विशाल जी ने कि हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा बस गुरुजी से मिलने जा रहे हैं एंड आई थॉट मे बी इज अ palmist, मे बी इज एन एस्ट्रोलॉजर, आई डिडंट नो मच। तो जब हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो बहुत खूबसूरत जगह थी, सब कंफर्ट्स थे संगत के बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। गुरुजी एक कंसोल के ऊपर बैठे हुए थे अपने कमरे के बाहर एंड मुझे नहीं लगा था कि ये गुरुजी हैं। मुझे लगा कोई आएंगे और फिर हम उनसे बात करेंगे। खैर गुरुजी कंसोल पे बैठे थे और विशाल जी ने जाके मत्था टेका। मैंने भी पीछे पीछे वही किया जो विशाल जी कर रहे थे, बिकॉज थोड़ा नॉर्थ इंडियन कल्चर से रूबरू नहीं थे हम। Anyway, I followed his ways and मेरे को देख के गुरुजी ने विशाल से कहा, ए सहेली है तेरी? तो मुझे थोड़ा ऑफेंसिव सा लगा। मैंने कहा ही गर्लफ्रेंड। खैर विशाल भी हंसने लगे, मैं भी हंसने लगी। विशाल को गुरुजी पंजाबी में गुरुजी कंटिन्यूअसली विशाल से बात कर रहे थे, कित्थों आया, किद्दां आया, की कर रहे हैं, मतलब ही वाज टॉकिंग डिफरेंट एंड देन सडनली ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, डैडी क्या करता है तुम्हारा? प्लेन चलाता है? प्लेन? मैंने कहा हाँ जी प्लेन चलाते हैं। पायलट है एयर इंडिया में? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी जी। फिर उन्होंने फेस पलट के विशाल से फिर पंजाबी में बात करनी शुरू कर दी। इससे लिया तेरी? फिर से कहा। विशाल ने कहा हाँ जी गुरुजी। ये तो लड़ती बहुत है। और विशाल और हमारी शादी में कुछ अड़चने आ रही थी। उसकी सिस्टर थी, उसके पेरेंट्स चाह रहे थे कि उनकी पहले शादी हो, कुछ और कारण की वजह से डिले होती चली जा रही थी। तो उस वजह से अनप्लेजेंटनेस विशाल में मेरे में बीच में कभी कई बार रहती थी। एंड विशाल बीइंग अ वेरी शांत पर्सन एंड मोर वेरी मैच्योर्ड, बट आई यूज्ड टू मैं लड़ती थी, आर्ग्यू करती थी। तो गुरुजी ने बहुत सही मेरे बारे में कहा कि ये तो लड़ती बहुत है। एनीवे ये बात हुई। हमें बड़ा, हमने भी हंसी मजाक में ही लिया। गुरुजी ने जैसे 21, 22, 25 साल के बच्चों से बात की जाती है उस तरह से हमको ट्रीट किया। हमारी भी जितनी समझ थी उस समय हमने भी उतना ही समझा। फिर गुरुजी विशाल से कहते हैं जा कुमिया। विशाल को लगा कुमिया मतलब घुमाओ, दिल्ली घुमाओ, यहाँ वहां घुमाओ। समझ में नहीं आई। अगले दिन विशाल की सिस्टर का लंदन से फोन आया कि मेरी कॉन्वोकेशन के लिए आओ। विशाल किसी तरह 2 दिन में अपना वीजा पासपोर्ट करा के लंदन चले गए। 15 दिन बाद वापस आए तो विशाल ने कहा चलो गुरुजी को मत्था टेक के आते हैं। तो विशाल गुरुजी के पास गए तो गुरुजी कहते घुमाया फिर? तो विशाल को तब समझ में आया कि जो गुरुजी कह रहे थे कि घुमा, और जो वापस आने के बाद कहा कि घुमाया तू, मतलब ही वाज, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। भेज रहे थे विशाल को, उन्हें घुमा के लेके आए। उसके बाद धीरे धीरे हमको ब्लेस करते रहे। जब हम जाते थे गुरुजी के पास हम सोचते थे आज गुरुजी हमसे कुछ कहेंगे, आज गुरुजी हमको कुछ बताएंगे, बट गुरुजी हमेशा यूज्ड टू ब्लेस अस एंड यूज्ड टू ऑलवेज ओनली से वन थिंग, मौजा करो, मौजा करो, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, मौजा करो। हमें ही नहीं समझ में आता था तब, शायद अब भी नहीं समझ में आता था कि हमको क्या, व्हाट वी हैड, वी स्टिल हैव,
बट उस समय जो छूते थे गुरुजी को, देखते थे, सुनते थे, इंतजार करते थे कि गुरुजी डांटेंगे, वो कमी जरूर महसूस होती है। गुरुजी ने हमें ओवर द टाइम बहुत ज्यादा ब्लेस किया, बहुत ज्यादा सहारा हमारे हमारे लिए गुरुजी हैं आज भी। कोई तकलीफ होती है तो मुंह से शब्द यही निकलते हैं, गुरुजी बचाओ। कोई काम होता है तो सबसे पहले थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी इज अ पार्ट ऑफ, इज लाइक ऑक्सीजन फॉर अस। विशाल का परसों बर्थडे था, कल बर्थडे था। विक्रम जी ने मुझे फोन किया परसों और कहा आपका सत्संग कराएंगे आज। और मैं नोएडा में अपने पेरेंट्स के लिए फ्लैट तैयार कर रही हूँ पिछले 4 महीने से, और मैं इस कदर मिट्टी में भरी हुई थी जिस समय विक्रम जी का फोन आया। मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा विक्रम भाई मैं इतनी इस समय परेशान, थकी हुई, बीमार, और क्योंकि उस समय डस्ट स्टॉर्म आया था और मैं इतनी परेशान थी। मैंने कहा मुझे अब 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए। ये बात कहने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ये बात कही कैसे, बट शायद उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ और कामों में व्यस्त थी। तो मैंने उनसे माफी मांगी और कहा मुझे 1-2 दिन का वक्त दीजिए। कैन एज गुरुजी में वांट इट, कुछ हालात ऐसे बने कि हम लोग की शिफ्टिंग उस फ्लैट में 22 तारीख को, कल के दिन पे हुई। विशाल जी का बर्थडे था एंड विशाल ने सुबह हमसे कहा फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाओ एंड मंदिर जाना है। मैंने कहा विशाल नोएडा टू गुड़गांव 1.5 घंटा, इसे नहीं बस जाना है। मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है कि हमें बस 5 मिनट के लिए मत्था टेकने दीजिए। खैर गुरुजी की इच्छा थी हम जा पाए। वैसे तो मंदिर बंद था, किसी को जाने नहीं दे रहे थे, बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी, बट हर इंसान को मना करा जा रहा था। हमने, विशाल ने रिक्वेस्ट करी थी किसी से कि हमें बस आप 2 मिनट के लिए अंदर जाने दें, मत्था टेकने दें। तो द एसोसिएशन, गुरुजी के मंदिर आश्रम की जो भी एसोसिएशन है, दे वर काइंड इनफ टू अलाउ अस। When we went inside, they offered us langar. एंड विशाल जी, एक दाना मिर्च घर में अगर हो खाने में तो ऐसा लगता है कि आज खाने से उठ जाएंगे। लंगर में इतनी मिर्च थी, इतनी मिर्च थी, और मैं सामने बैठी हुई ये सोच रही थी कि बहुत अच्छा है, इनको आदत डाल रहे हैं गुरुजी मिर्च खाने की। मेरे बच्चे और विशाल जी, उनने, मतलब मुझे तो लंगर इतना स्वादिष्ट लग रहा था, इतना स्वादिष्ट लग रहा था, बट ये लोग कोई, और इन सब ने इतने शौक से खाया। जब हम मंदिर के अंदर जा रहे थे तो फर्श ऐसा गरम उबलता हुआ फर्श था कि हम सबके पैर बुरी तरह अंदर तक जाने में जल गए। लेकिन हम बाहर संगत को देख, सेवादारों को देख रहे थे जो इतने इतने घंटों काम कर रहे थे, इतनी सेवा मंदिर की, इतनी श्रद्धा से। तो समझ में आया कि हमारे ये जो हम 5 मिनट हमारा पैर जल रहे हैं, इसका कोई मायना नहीं है। आप आसपास देखें कि कितनी श्रद्धा से हर आदमी सेवा में लगा हुआ है। खैर, एवरी मोमेंट विद गुरुजी इज अ लर्निंग। जो बच्चे अपने आप गर्मी में बाहर नहीं निकलते, वो ये देख रहे थे कि सेवादार कितनी शिद्दत से एक एक आदमी को खुशी से, प्यार से रोटी खिला रहे हैं। गर्मी हर आदमी को उतनी ही लगती है, पैर सभी का उतना ही जल रहा है, लेकिन हाउ वी रिएक्ट टू दैट सिचुएशन और हाउ वी रिएक्ट टू दीज वेदर चेंजेस या जिंदगी के जो उतार चढ़ाव है, तो लर्निंग थी एक, बच्चों के लिए भी, हमारे हमारे लिए भी। खैर गुरुजी की कृपा रही, विशाल अपने बर्थडे पे गुरुजी को मत्था टेक सके। विशाल के लिए बर्थडे पे इससे ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती थी। गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। हम लोग घर वापस, अपने पेरेंट्स का घर जो बना रहे, अपार्टमेंट बना रहे थे नोएडा, वहां हम लोग आए।
बहुत अच्छा लगा कि विशाल के बर्थडे के दिन हमने गुरुजी के स्वरूप को घर पे स्थापित किया, भगवान की पूजा करी, एंड वी मेड दिस हाउस, वी गॉट दिस हाउस आफ्टर 10 years वेट। 10 साल से इस अपार्टमेंट के लिए हम लोग पैसे देके बैठे हुए थे और ये घर हमें नहीं मिला था। तो कई बार समझ में नहीं आता था कि ये नोएडा का फ्लैट मिलना भी है कभी कि नहीं मिलना। पेरेंट्स मेरे आगरा में रहते हैं एंड एजेड है, तो मदर कंफर्टेबल नहीं रहती वहां रहने में। बहुत ज्यादा बड़ा घर है, एंसेस्ट्रल घर है, इसलिए बहुत बड़ा है और बुजुर्गों के लिए संभालना बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी जो करते हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, वो उन्हीं को पता है। इस साल अब 4 महीने पहले हमें वो फ्लैट मिला, हमने फटाफट उसको तैयार करना शुरू किया। अभी 2 दिन पहले ये फ्लैट तैयार हुआ है एंड ऐसी गुरुजी की कृपा है कि फ्लैट के नीचे मेरे ताऊ जी का बेटा रह रहा है और एक और फ्लैट उसी के नीचे, बिल्कुल नीचे एक और फ्लैट है, उसमें मेरी मौसी, जिनका कोई हम उनका घर है 48 में, 3 मंजिला। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो लोग उसको छोड़ के अपार्टमेंट में आएंगे। उनने वो घर बेच दिया और वो हमारी माँ, मेरी मदर के घर के नीचे वाले घर में आ गए। सो वी हैव 3 फ्लैट्स नाउ, ऊपर नीचे इन द फैमिली। एंड मतलब मेरी मदर के लिए सबसे क्लोज मेरी मौसी है। तो गुरुजी ने किस तरह, वो भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं कुछ साल से, वो और उनके हस्बैंड, इस तरह गुरुजी ने उनको यहाँ पे भेजा। मैं तो कहूंगी कि भाई मेरे पेरेंट्स को ही लुक आफ्टर करने के लिए भेजा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ तो मैं भी परेशान रहती हूँ। पेरेंट्स हैं, सिस्टर बीमार है, फादर बीमार रहते हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, स्ट्रोक हुआ था उन्हें 2-3 साल पहले। तो हिज हेल्थ इज नॉट वेरी गुड, मदर भी हार्ट पेशेंट है। तो कजिन ब्रदर का और मौसी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। सो हिज प्लानिंग, हिज what he is planning is way beyond what we can imagine. पहले मैं प्लान करती थी हम 6 महीने बाद ऐसे कर लेंगे, हम 2 महीने ये देखो इसकी पढ़ाई हो जाएगी, फिर हम ये कर लेंगे, फिर हम सडनली मेरे अंदर एक चेंज आया है एंड आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट यू हैव टू surrender, but surrender completely, which is very difficult because we are all logically thinking people. But if you are in Guruji's शरण, तो आपको कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर करना पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे मन की परेशानियां हैं, ये हमारे मन की उपजाई हुई हैं, खुद पैदा करी हुई है। जब हमारे अंदर गुरुजी, अगर हमें गुरुजी पे इतना विश्वास है तो हम अपना दिमाग लगाते क्यों है। चंडीगढ़ में एक गुरुजी की पुरानी संगत है, अश्विनी शर्मा जी। मैं जब उनसे मिलती हूँ तो मुझे बड़ा, आई एम रियली अमेज्ड। ही इज अ वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग, बट द काइंड ऑफ सरेंडर अ लॉट ऑफ संगत हैज इज रिमार्केबल। आप वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते ही नहीं है और गुरुजी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। ये मेरे कहने की कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से हमारी जिंदगी पे गुरुजी ने असर रखा, कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, जब वो 1 सेकंड में उसको, जब सही वक्त होता है तो इस तरीके से उसको बदल देते हैं कि आप सोचते रह जाते हो कि ये तो बहुत बड़ी परेशानी थी, इतनी जल्दी, इतनी स्मूथली हमारी सॉर्ट आउट हो गई। तो हम, आई थिंक वी आर creators of our own problems somewhere. If we surrender to Guruji Maharaj completely, if we learn that, अगर हम सीख जाएं गुरुजी महाराज के चरणों में टोटल सरेंडर करना, तो हमारी जिंदगी और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इजी हो जाएगी।
क्योंकि शायद गुरुजी भी बार बार ये बात कहा करते थे कि असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं है, सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। तब समझ होती तो हम गुरुजी से कहते, गुरुजी मोक्ष, गुरुजी आपका साथ, ये चाहिए हमें, हर समय आपका साथ में रहना, ये चाहिए हमें। वो तब समझ नहीं थी, और अब जब समझ आई है तो अब हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गुरुजी के चरणों में रहने के लिए। गोइंग बैक टू माई टाइम, आवर टाइम्स विद गुरुजी, आज जब मंदिर जाते हैं तो आप बहुत एक सिस्टम देखते हैं जिसको लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को उस पर मेहनत करनी पड़ी है, सेवादारों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। उस समय गुरुजी बैठे होते थे और इतना डिसिप्लिन होता था कि एक चूं की आवाज नहीं आती थी कहीं। गुरुजी का हमारे मन में श्रद्धा, डर, जो उसको कहने, वो इतना ज्यादा था कि हम कभी कोशिश ही नहीं करते थे, गुरुजी की तरफ ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती थी, शोर मचाना तो बहुत दूर की बात है। देयर वाज utmost डिसिप्लिन इन गुरुजी's दरबार। आज भी बहुत ज्यादा सब कोशिश करते हैं कि वो डिसिप्लिन मेंटेन रहे, एंड आई थिंक बहुत हद तक बहुत अच्छे ब्यूटीफुली मेंटेन होता है। इस तरीके से चंडीगढ़ की, हम क्योंकि चंडीगढ़ में रहते हैं तो मैं उसी की बात करूंगी कि बहुत ज्यादा सत्संग हो रहे थे, एंड सत्संग में कई बार ये लगता था कि हम लोग शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं, हम मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दे वर वेरी ह्यूज सत्संग्स एंड ग्रैंड, जैसे गुरुजी ग्रैंड थे वैसे ही सत्संग गुरुजी के ग्रैंड गुरुजी करवाते थे। ये कोरोना का टाइम आया तो बिल्कुल सडनली एवरीथिंग क्लोज डाउन, एंड सिर्फ मीडियम एक ही रह गया था कि जूम कॉल्स पे आप सत्संग सुन सकते हैं, एंड दैट वाज द ओनली वे लेफ्ट टू कनेक्ट। धीरे धीरे मुझे सत्संग करने की कभी समझ नहीं थी, तो एक बार मेरे बर्थडे पे 15th ऑफ मार्च विशाल जी ने कहा आज तुम सत्संग करोगी, और मैंने कहा मुझे तो सत्संग करना आता नहीं है, ना मुझे जूम कॉल्स अटेंड करनी आती है। एनीवे ही टोल्ड मी that this is how it has to be done, and I did satsang for almost an hour and a half. At the end of it मुझे ये लगा कि गुरुजी का सत्संग तो मैं 2-3 घंटे और कर सकती थी, क्योंकि गुरुजी के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस कहिए, चाहे अपने आसपास लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस कहें। There is so much to speak about Guruji that n number of years, n number of hours are not enough. गुरुजी के पास हम जब साल 2005 में गए, गुरुजी ने हमारी शादी की डेट निकाली थी। एक दिन विशाल ऐसे ही गुरुजी के पास गए और विशाल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ब्याह कराना है। तो गुरुजी कहते तू की करना ब्याह करा के, एंड देन एकदम से हंसते ही बोले 23 अप्रैल, जा 23 अप्रैल। बहुत अच्छा, गुरुजी ने 23 अप्रैल की डेट दी, हमारी 23 अप्रैल को शादी हुई। जो संगत गुरुजी ने 23 अप्रैल को हमारी शादी पे भेजी थी जलंधर, आगरा, वही संगत मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी में देहरादून भेजी थी। वही संगत में एक अंकल थे, जो मुझे, जितने भी लोग गुरुजी की संगत से आए, मुझे उन अंकल की सिर्फ शक्ल याद है। वही अंकल, मैं 6 महीने नहीं कहूंगी, साल पहले मेरे फादर की तबीयत खराब हुई थी, तो मैं गुरुजी के मंदिर गई थी मत्था टेकने, वही अंकल वहां बैठे हुए थे। कल जब मैं गई हूं फिर से साल बाद, 6 महीने बाद, लंगर खाने बैठे वही अंकल मेरे साथ बैठे हुए थे। इतनी बार इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं कल सारे रास्ते सोचती रही कि गुरुजी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 बार 20 साल में 4 बार 5 बार हर एनकाउंटर पे मंदिर में वही अंकल मेरे सामने आते हैं।
जब मेरे मन में आता है कि देखो कोई मैं किसी को पहचान नहीं रही, कोई मैं जानता नहीं, मुझे यहाँ गुरुजी आप हो नहीं, आई एम फीलिंग लॉस्ट, सडनली दैट अंकल कम्स अप एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं अपने फादर साहब के लिए लंगर लेके आना चाह रही थी, 2 साल भर पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, और मैं इधर उधर देख रही हूँ कि मैं किससे बात करूं, या तो कोई जाना पहचाना शक्ल ही नहीं है। सामने वही अंकल प्रकट हो गए। मैं उनके पास गई, कहा अंकल, परसों मैं बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ विशाल किसी को नहीं हम जानते, और लंगर हॉल में हम जाते हैं, साथ में विशाल के वो अंकल। गुरु जी के अपने रंग है, क्या समझाना चाह रहे हो तो नहीं पता, वो तो खुद ही समझा देंगे, और जो वो कर रहे हैं वो भी उन्हीं को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। गुरु जी ने हमारी जब शादी ब्लेस करी, उसके बाद 1 साल बाद हमें बेटे के साथ ब्लेस किया। मेरे फादर बहुत बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए ब्लेस किया। हमें बेटी दी, बहुत समझदार, बहुत अच्छी बच्ची दी। हमें चंडीगढ़ सेटल भी गुरुजी ने ही किया। विशाल ने एक बार गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं दिल्ली आ जाऊं। कुछ लालच ये भी था कि गुरुजी से मिल लिया करेंगे 4 बार हफ्ते में, कुछ आगे काम बढ़ाने का, कुछ डायरेक्शन, कुछ ऐसा लगता था गुरुजी आसपास होंगे, कुछ कुछ जिंदगी में और आसानी आ जाएगी। इट्स जस्ट लाइक हैविंग योर फादर अराउंड, कि वो हैं तो एक सहारा है। गुरुजी ने कहा नहीं, पहला तू चंडीगढ़ ते आ। He moved us to Chandigarh, and thanks to him, we've had a comfortable life with his blessings. लाइफ में हर्डल्स आती हैं, बट गुरुजी उसको बहुत संभाल देते हैं, हमें उस मुसीबतों से निकाल देते हैं। हम एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हमारे लिए ये रोजाना की तकलीफें ही जिंदगी हैं, क्योंकि अभी हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ तो चले ही नहीं है। फॉर अस आवर स्पिरिचुअलिटी और our self-actualization begins and ends with Guruji Maharaj. जो सिखाना है वो सिखाएंगे, जो समझाना है वो समझाएंगे। कुछ टाइम पहले अभी मेरे हस्बैंड की, विशाल की आईज रेड होनी शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा, एंड ही हैड टेरिबल माइग्रेन इश्यूज। हमें समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज वी कुडंट फाइंड एनी प्रॉपर मेडिकेशन, एंड व्हाटएवर मेडिकेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर्स, विशाल वाज नॉट कंफर्टेबल विद। तो मैं रोज गुरुजी को कहती थी, गुरुजी इसकी प्रॉब्लम्स ठीक करिए। एक दिन मैंने कहा गुरुजी इसकी प्रॉब्लम्स मुझे दे दीजिए, ही कैन नॉट हैंडल इट। एंड आप मानेंगे नहीं, उसके अगले दिन से मुझे इतना सीवियर पेन होना शुरू हो गया। अब आप उसे सेल्फ मैनिफेस्टेशन कहें चाहे जो भी कहें, आई हैड सच सीवियर पेन इन माय सेम साइड ऑफ द हेड जहां विशाल को होता था। मैं गुरुजी कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी मैंने कहा तो था कि आप मुझे उसकी तकलीफें दे दीजिए, बट दिस इज वेरी पेनफुल। धीरे धीरे माय पेन सबसाइडेड, इट वेंट अवे, बट ही गेव मी a glimpse of what Vishal must be going through. The problem didn't end, क्योंकि हमारे कर्मों का जो है वो तो हमको भोगना ही है, उसको स्मूथ करना, उससे हमको पार कराना, हमें हील करना, हमें दिशा देना, वो हमारे लिए हमारे गुरुजी, हमारे फादर हैं। लेकिन कई बार गुरुजी कहते थे ना, मांगो मत, तो हम क्या मांगते हैं, कई बार हम शायद गलत भी मांग लेते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे लिए सही क्या है। सो आई थिंक वी नीड to have a better understanding and have more faith on our Guru and leave all our situations to him, for him to guide us. मेरा बेटा 10th में है, तो मैं
कई बार बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि आई होप ही फोकसेस ऑन स्टडीज, और अच्छा बच्चा है, एनर्जेटिक बच्चा है, गुरुजी का दिया हुआ बच्चा है। कई बार गुस्से में मेरा हाथ उठने वाला होता है, मैं सोचती हूँ ये मैं क्या कर रही हूँ कि गुरुजी का दिया हुआ बच्चा है और मैं उसको डांट रही हूँ उसको। मतलब why do I not trust him and leave it to him? उनके बच्चे वो अपने आप देखेंगे, मेरे बच्चे नहीं है, उनके दिए हुए बच्चे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी है, मुसीबत उनकी है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? गुरुजी ये आपकी परेशानी। मेरे फादर साहब का एक बार पेट स्कैन होना था एंड सब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि दिस इज कैंसर, इट हैज कम बैक इनटू हिज आईज। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं गुरुजी के मंदिर गई एंड थैंक्स टू ऑल द सेवादार, मुझे पता नहीं उनको क्या समझ में आया, क्या दिखाई दिया, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी और किसी सेवादार ने मुझसे एक बार नहीं कहा उठिए वहां से। मेरे आसपास के सब लोगों को उनने उठा दिया, आप जाइए, आप आगे बढ़िए, मत्था टेक लिया, ये करो, आप आगे जाओ, लाइन में लगो। बट गुरुजी की कृपा कि बिल्कुल इतनी हजारों की भीड़ में से मुझे बुला के बोला आप मत्था टेक लीजिए सामने, एंड मेरे को 2 4 5 मिनट बिल्कुल नहीं हिलाया। एंड ऑल आई सेड टू गुरुजी वाज थैंक यू फॉर एवरीथिंग and your problems are yours, they are not my problems. You have put me in these problems, you find a solution because I am a lesser mortal, I have nothing. मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या हूं, मैं तुच्छ इंसान हूँ, खूब कमियां हैं हम में, बुराइयां हैं हम में। एंड आई सेड गुरुजी या तो आप मेरे फादर साहब को ठीक कर दो या आप उन्हें अपने पास ले जाओ। आज बताते वक्त बड़ा बुरा लग रहा है कि ऐसे शब्द कैसे अपने मुंह से निकाले। मैंने कहा आप तकलीफ नहीं दोगे, आप ले जाओगे। And we went for the PET scan the next day, and against all doctors' opinions, my father there was no trace of cancer. So कई बार हम दिमाग लगाना जो शुरू करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट गुरुजी के सब्जेक्ट में वी शुड जस्ट क्लोज आवर ब्रेन्स। डाउट्स आते हैं लोगों के मन में कभी। मेरी एक फ्रेंड थी, बात करते में याद आया, चंडीगढ़ की। शी हैड अ सन द सेम एज एज माय सन, एंड उसके बाद वो कंसीव करने की कोशिश कर रही थी और उससे कंसीव नहीं हो रहा था। एंड उसकी मदर भी बड़ी परेशान, वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत बढ़िया लेडी है। तो वो उनके हस्बैंड, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड नहीं मानते थे कि वो आए गुरुजी के मंदिर में, और मैं बहुत बार उनको पहले कैजुअली इनवाइट कर चुकी थी, बट लाइक आई डिडंट वांट टू फोर्स एनीबॉडी। लेकिन क्योंकि उसकी मदर जुड़ी तो उसने भी आना शुरू कर दिया। ऐसा सोच के मांगना। She had a son my age, then she had another daughter, and then she had another child. ऐसा सोच के मांगा कर गुरुजी से, फिर गुरुजी देते चले जाते हैं। So we had a good laugh, but what I mean to say is कि गुरुजी आपके लिए क्या सही है। गुरुजी कहते थे कि जब बहुत ज्यादा मांगते हो तो हमें भी देना पड़ता है। माँ बाप जिद करोगे आप, बच्चा जिद करता रहता है मुझे ये खाना है, खाना करना है, माँ बाप को देना पड़ता है। कई बार वो सही होता है, कई बार गलत होता है बच्चे के लिए। जिद, इसलिए गुरुजी कहते हैं जिद ना करो। तो हम जो जिद करते हैं वो गलत है। अब गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, या मैंने जो सीखा, कि मत्था टेको और कहो गुरुजी योर डिसीजन, एवरीथिंग इज योर डिसीजन एंड यू डिसाइड। So that was one lesson that I learned and I'm trying to practice in my life. विशाल जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो his relationship with Guruji started very early in life. किशोरी अंकल इन लोगों की बिल्डिंग में टेनेंट थे इनके, एंड गुरुजी को ये लोग बहुत कैजुअली देखते थे। कभी मोटरसाइकिल पे आते, कभी किसी तरीके से, कभी हेयर कट, मतलब हेयर कटिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए,
तो एक किस्सा बताते हैं जो हमने सुना है कि गुरुजी जब पहली बार किशोरी अंकल के पास गए तो किशोरी अंकल ने, जैसे सब लोग लाइन में वेट कर रहे थे, गुरुजी भी वहां बैठ गए आराम से। एंड उनको भी नहीं समझ थी कि महाशिव उनके यहाँ आए हुए हैं। गुरुजी के अपने तरीके, गुरुजी वहां बैठे हुए हैं एंड जब गुरुजी की बारी आती है तो वो किशोरी अंकल उनकी शेव करनी शुरू करते हैं। एंड एक ब्लेड टूटता है, फिर ब्लेड चेंज करते हैं, वो ब्लेड भी टूट जाता है। तो वो कहते हैं कि सर ये ब्लेड बार बार टूट रहा है आप। एंड किशोरी अंकल के मुंह से ये सुना है कि जब वो शेव करने लगे थे तो पत्थर हो गए थे गुरुजी। जैसे मुलायम स्किन होती है वो बिल्कुल पत्थर हो गई थी और ब्लेड बार बार टूटे। किशोरी अंकल का भी सिर घूम गया। तो उनने हाथ जोड़े, महाराज मुझसे शेव नहीं हो रही आपकी। सर मेरे तो शेव नहीं हो रही। तो गुरुजी ने उनसे कहा हुन ब्लेड बदल फिर तो कर। किशोरी अंकल ने ब्लेड बदला और फिर से गुरुजी की शेव करनी जलंधर में शुरू कर दी। और इस बार क्योंकि गुरुजी ने उनको परमिशन दी थी, गुरुजी की स्किन वाज सॉफ्ट लाइक अ बेबी और उन्हें बहुत अच्छे से शेव करी और गुरुजी वहां से चले गए। किशोरी अंकल उस दिन सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये कौन आया और ये क्या मेरे साथ कर गया। किशोरी अंकल ने पता पुता किया, उनको जितने की पता चला वो शाम को उनके मंदिर पहुंच गए कि गुरुजी माफी, मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरी गलती माफ करिए। गुरुजी ने किशोरी अंकल को अपनी शरण में लिया और उनकी इतनी किस्मत बढ़िया थी कि 14 साल गुरुजी की सेवा में किशोरी अंकल दिल्ली उनके साथ रहे। एक बार गुरुजी ने किशोरी अंकल की वाइफ को कहा कि तेरी तपस्या मेरे से भी ज्यादा, तूने 14 साल अपने हस्बैंड को छोड़े रखा। तो गुरुजी किसी को किस तरह ब्लेस करना है, एक्नॉलेज करना है, was a beautiful way how he used to do it. किशोरी अंकल के बेटे का एक बार एक्सीडेंट हुआ, मेजर ब्रेन सर्जरी, मेजर एक्सीडेंट। द बॉय संजय वाज इन वेरी बैड शेप। मंदिर से मंदिर फोन पहुंचा, किशोरी अंकल को गुरुजी ने बुलवाया कि किशोरी को लेके आओ। तो किशोरी अंकल जब पहुंचे तो गुरुजी ने किशोरी अंकल को इन्फॉर्म किया संजय दा एक्सीडेंट हो गया ते मैं देखा या ओनू, वो ठीक है, ठीक हो चुका। किशोरी अंकल ने उनसे कहा ठीक है गुरुजी, तुसी देखा है, ठीक है। वो कहते तू कल जलंधर चला जा। तो किशोरी अंकल ने गुरुजी तुसी देखा है, मैं की करना हुन उत्थे जाके। ये श्रद्धा, ये अविश्वास, ये जब हम सुनते हैं ये बातें, क्या हम ये कर सकते हैं? ये तो जो गुरुजी को समझे, जो गुरुजी के साथ रहे, जो गुरुजी की शक्ति गुरुजी को समझ जाए, समझ पाए, या गुरुजी जिसको समझने दें। खैर गुरुजी ने किशोरी अंकल बोला नहीं आप जाइए। किशोरी अंकल जलंधर गए और शायद थोड़े देर में वापस आ गए। तो किशोरी अंकल गुरुजी ने कहा तुम रुकाते एक दिन और होर रुक जाता। बोलते नहीं ओ तो तुसी देख लोगे तो आधी सेवा। तो गुरु के चरणों में सेवा मिलना बहुत किस्मत की बात है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी को मत्था टेक सकी। किसी ने चंडीगढ़, कुछ संगत आई थी बॉम्बे से कुछ टाइम पहले, हम आया चंडीगढ़, एंड दे वर वेरी ओवरवेल्म्ड। और मुझे लग रहा था ये इतने ओवरवेल्म्ड क्यों है हम लोगों से मिलके, जैसे ये है वैसे हम है। तो मुझे समझ में आता नहीं, गुरुजी चोज अस टू कम। कोई हम ऊंचे या कोई नीचा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली जरूर समझती हूँ कि गुरुजी ने अपने दरबार में हमको बैठने की इजाजत दी।
हमें अपने आसपास आने की इजाजत दी, इस जन्म में हम गुरुजी को देख पाए। कुछ तो हमने समझा होगा उनसे, कुछ हम सीखेंगे उनसे। उन्हें जो हमारी जिंदगी का करना है या जो हमारा करना था वो तो वो करेंगे, बट हम क्या कर पाए? अगर हम गुरुजी की सेवा में एक दूसरे के लिए कुछ कर पाए तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। गुरुजी शब्दों से नहीं समझाते थे, लेकिन अगर हम समझना चाहें तो गुरुजी बहुत कुछ समझा भी गए। गुरुजी कहते थे संगत आपका परिवार है। गुरुजी कहते थे मटेरियलिस्टिक लाइफ के आगे भी कुछ है। गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो। गुरुजी ने दिशा निर्देश बहुत किए। चंडीगढ़ में सुखी आंटी हैं, उनके पास डायरीज एंड डायरीज लिखी हुई हैं गुरुजी के शब्दों की। 6 महीने कोरोना के आने से 6 महीने पहले शी हैड स्टार्टेड सेइंग बहुत माड़ा वक्त आने वाला है, बहुत माड़ा वक्त आने वाला है। और संगत पे हमें बड़ा, सत्संग पे हम जाते थे, मैं बड़ा सोचती थी, मैंने कहा बुजुर्ग हैं, इनके शब्दों का कोई मायना है क्या? खराब वक्त आने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है जो ये कहते हैं बहुत माड़ा वक्त आने वाला है? मुझे लगता था माड़ा वक्त यही है कि लोग, इंसानियत खत्म होती जा रही है, लोग बुरे होते जा रहे हैं, एक दूसरे की केयर नहीं है, किसी की कोई मुझे यही बुरा वक्त आने वाला होगा, यही बुरा वक्त। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। मैंने कहा इनका यही मतलब होता होगा। बट एज थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बैड एंड रिपीटेडली जब वो बोलते रहते थे, मैंने एक दिन उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आंटी थोड़ा सा समझाइए कि कौन सा बुरा वक्त आने वाला है। तो उन्होंने कहा गुरुजी कहते थे डेथ, डाइवोर्स एंड डिप्रेशन। एंड इट वाज सो ट्रू। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर द पास्ट 3 years। लोग डिप्रेस्ड हैं। आज कोई भी देख लो, मैं अपने आप के बारे में कहूंगी कि मैं 2 साल में कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, कितना ज्यादा अननेसेसरी डिप्रेशन। आपके बच्चे ठीक है, आपके घर परिवार में आपकी रोटी पानी चल रही है, काम है आपके पास, सब सुख सुविधाएं हैं, बट वी आर डिप्रेस्ड। कहीं ना कहीं हम सब, कहीं ना कहीं हमारे लोज आ रहे हैं, क्योंकि शायद हम जो स्पिरिचुअल पाथ हमको एक्चुअली गुरुजी अपने दिया, हम उस पर चल ही नहीं पाए। तो शायद कहीं उस वजह से हमें डिप्रेशन, डेथ एंड डिवोर्स यू कैन सी एवरीवेयर, देयर इज नो टॉलरेंस। सड़कों पे लाशें पड़ी रहेंगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा। यस, दैट हैपेंड। सो गुरुजी ने तो कब बता दिया था। सुखी आंटी बार बार कहती थी सत्संग सुनिए, संगत में रहिए, पूजा पाठ करो। नॉट द स्पिरिचुअल पूजा पाठ, नॉट द सेंस कि आप बैठे घंटियां बजा रहे हो, but be on the spiritual path, do part, and that is the only way to get out of this situation. तो हम लोग आंटी से पूछते थे आंटी बुरा टाइम आने वाला है फिर क्या करेंगे? तो कहते थे गुरु की रजा में रहो, गुरु की रजा में रहो, सत्संग करो, पाठ सुनो, पाठ करो, अमृत वेला में उठो। मतलब they were things which she used to say and which made so much sense. तो गुरुजी तो सबको कुछ ना कुछ कह के गए, बट हमने कितना की समझा उसमें से, वी डोंट नो। मेरे विशाल को एक बार गुरुजी ने कहा, मेरी मदर बैठी थी और मेरी मदर को बोलते विशाल दी मम्मी। तो मेरे मम्मी ये कहते कहते रुक गए कि मैं तो आशिमा की मम्मी हूँ। बोलते हाँ विशाल दी मम्मी। फिर से कहा उनने, मेरी मम्मी चुप हो गई। मेरी मदर का और विशाल का बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है, which does not include me. I am there, but they have a very beautiful relationship of love, respect, and more than that. गुरुजी के जो शब्द होते थे वो अब हमें समझ में आते हैं, उसके अब हम मायने ढूंढते हैं। गुरुजी ने ऐसा कहा था
इसका क्या मतलब था? जब उनने कहा मुझसे कि ये तो लड़ती बहुत है, which was 100% right. I used to fight like, I mean, सबर आया गुरुजी की संगत में रह के, सबर आया, संतोख आया, गंभीरता आई पर्सनालिटी में, सरेंडर आ रहा है धीरे धीरे. So what he did to us, probably कोई sermons, कोई प्रवचन, कोई कुछ उस तरीके से हमें नहीं बदल पाता जिस तरीके से गुरुजी को एक बार मैंने बड़ी हिम्मत करके जाके कहा, मैंने कहा गुरुजी विशाल पींदा बहुत है. 1 year later Vishal gets up and he says, Ashima, खाना लगाओ at 7:30, 8 o'clock. And I was like, hey Bhagwan, abhi khana kha ke then he's going to sit and drink. But that was the last day he had any alcohol. It's been over 14, 15 years. Vishal has not had a drop of alcohol, which is so shocking for his entire family and for everybody who knew him. He was an extremely disciplined man, but he would have his drinks like every Punjabi every day. तो एक छोटी सी प्रार्थना जो मैंने गुरुजी से करी, जिसका उनने मुझे उस समय बिल्कुल संगत में बैठे हुए बहुत जोर की डांटा, तेनू किने पूछे, जाके पीछे बैठ जा. But I didn't have any ego between him and me. मैंने कभी अहम नहीं आया, इनने मुझे गुस्सा कर दिया, मैं नहीं आगे जाऊंगी, इनने मुझे गुस्सा कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी. There are people who have had these responses and have lost everything. तो पहली चीज है कि आपको अपना अहम ईगो को तो खत्म करना ही पड़ेगा. अगर आपको गुरु के दरबार में जाना है तो आप अपना मस्तिष्क को नीचे करके जाएंगे तो ही कुछ पा पाएंगे. हम ये सोचे कि गुरुजी बॉडी फॉर्म में नहीं है एंड वी कैन, हम ये है, हम वो है, गाड़ियों में हम, आई मीन लाइक पीपल कॉलिंग अप एंड सेइंग हमारी गाड़ी गेट तक जाएगी. आई हैव सीन पीपल डू दैट. No, that's not the way you go to a mandir. You go in a line, you do as all Sangat does. And I have seen some very senior officers, some very senior bureaucrats, Guruji की सेवा में. I mean, कितनी उनकी आस्था, कितनी उनकी श्रद्धा है और कितने विनम्र हैं और कितने humble हैं. And that was the reason why they were in गुरुजी के आसपास रहने के लिए आपको बहुत विनम्र, बहुत humble होना पड़ता है. So I think वो एक दिन humble होने का या एक दिन समझने का कि ये तो गुरु है, ये तो हमें मारे, पीटे, डांटे, कुछ भी कर सकते हैं. But it paid me off and it's paying me till now. Because I know that when there is अगर आपके घर में इतनी बड़ी चीज हो जाए तो आपके परिवार को कैसे बेनिफिट करती है. So we must be humble, we must submit ourselves to Guruji Maharaj Charan, and life is very beautiful. So I thank you all very much for giving me this opportunity to speak about Guruji. Thank you, Vikram uncle. Thank you very much for giving me this opportunity. And I will look forward to come and speak about Guruji sometime again. Jai Guruji. Thank you very much.